हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम सिंप्लेक्स मेथड के एक नई समस्या उठा रहे हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आता है कभी कभी। ये रिडंडेंट कंस्टेंट इन एलपीपी, ऐसे कंस्टेंट जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, अनावश्यक, वो कंस्टेंट उसे बोलते हैं रिडंडेंट। यहां पे लिख भी दिया मैंने, ए रिडंडेंट कंस्टेंट इज ए कंस्टेंट दैट डज नॉट चेंज द फिजिबल रीजन। जो उस प्रॉब्लम के फिजिबल रीजन पर, अगर ग्राफिकली तुम्हें पता हो फिजिबल रीजन क्या होता है, कि जो सभी कंस्टेंट उसे सेटिस्फाई करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो वो हमारा फिजिबल रीजन होता है। तो वो कंस्टेंट ऐसा कंस्टेंट होता है जो फिजिबल रीजन पर असर नहीं डालता। अगर वो ना भी दिया जाएगा तो भी हमारी प्रॉब्लम पर कोई असर नहीं पड़ेगा उसके सोल्यूशन पर, तब भी हमारा सोल्यूशन वही होगा जो उसके बगैर होगा, उसके बिना होगा। यहाँ पर एक हमने वैसे अपने पास से कंसिडर करा है। मान लीजिए कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू सी एक्स है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमारे लिखे हुए हैं ए एक्स इक्वल टू बी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी है, और x ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये एक हमने एलपीपी लिखी, और इसके अंदर जो m है, हमने अपने पास से मान लिया m जो है नंबर ऑफ कंस्टेंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हैं, m है। n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो हमने लिखा है यहाँ पर k क्या है, a और ए बी की रैंक। क्योंकि जो इक्वेशन यहाँ पे होंगी, यहाँ जो कंस्टेंट होंगे, ये कंसिस्टेंट तभी कहलाएंगे जब ए की रैंक और ए बी की रैंक इक्वल हो जाएगी। ये तुमने पढ़ रखा है सब मैट्रिक्स के अंदर। तो ये इसलिए हमने कहा भाई ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब इनका सोल्यूशन निकल सकता है, ऐसी इक्वेशन ली गई है। और उनकी जो रैंक है ए की और ए बी की रैंक, वो के लिए है। तो तुम्हें करना क्या है, कैसे पहचानना है भी कितने कंस्टेंट बेकार हैं इसके अंदर, अनावश्यक है, फालतू दे दिए गए हैं। तो उनकी पहचान ये होगी, m माइनस के कर देना। m का मतलब होगा नंबर ऑफ कंस्टेंट, और k का मतलब होता है रैंक। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, इतने कंस्टेंट रिडंडेंट हो जाएंगे। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा तुम्हें, उससे इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज करिए हमें इस टाइप की एक प्रॉब्लम दे दी गई। मान लीजिए मैं अपने पास बना लेता हूं, मैं बस केवल यहाँ पे कंस्टेंट लिख रहा हूँ, वो भी इक्वेशन के रूप में लिख रहा हूँ। मान लीजिए पहला कंस्टेंट लिखा मैंने x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 1, दूसरा कंस्टेंट लिखा मैंने x1 प्लस टू एक्स टू इक्वल टू 8, तीसरा लिखा मैंने 2x1 प्लस के 2x2 इक्वल टू 2, चौथा लिखा मैंने 3x1 प्लस के 6x2 इक्वल टू 24। ये मैंने कुल मिलाकर 4 कंस्टेंट दिए हैं यहाँ पर। यदि m की वैल्यू कोई पूछता है तुमसे तो 4 है, वेरिएबल्स मैंने केवल 2 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम रैंक निकालना चाहते हैं। पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो ए एक्स इक्वल टू बी वो हम जानते हैं। ए का मतलब बताइए, 1 1 2 3। फिर एक्स टू के लिखिए 1 2 2 6, ये हो गया हमारे ए के। एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, तो वो है हमारे केवल x1 x2। बी का मतलब ये रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 1 8 2 24। अब हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना है जिसे बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना जानते हो तुम, ए और बी के एक साथ लेने होते हैं। मैट्रिक्स तो ए और बी के साथ में लेने होते हैं। ए का मतलब है 1 1 2 3, और बी का मतलब 1 2 2 2 और 6, और बी का मतलब है 1 8 2 24। ये रहा। इसके अंदर जो है ये बाद वाले जो लिखे हैं हमने, वो बी के लिखे हैं। अब यहां पर जो है तुम यहां पर इसकी रैंक निकालिए इचेलन फॉर्म से। चलिए करिए। इचेलन फॉर्म तो जानते हो तुम, सेकंड रो में फर्स्ट से, थर्ड में सेकंड से ज्यादा जीरो होनी चाहिए। 1 1 1, सेकंड रो में R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए। करिए, इसमें से ये जाएगा जीरो हो जाएगा, इसमें से ये 1 हो जाएगा, इसमें से ये 7 जाएगा। इसी तरह से यहां पर जीरो करना है, यहां पर पहली रो की हेल्प से कर दीजिए, R3 माइनस 2 R1 कर दीजिए। डबल करोगे तो जीरो जाएगा, डबल करोगे जीरो हो जाएगा, डबल करोगे जीरो जाएगा। फिर यहां पर भी जीरो करिए 3 की जगह, तो R4 में चेंज करिए, R4 माइनस के कर दीजिए 3R1। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या इचेलन फॉर्म में आ गया। अभी इचेलन फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि इचेलन फॉर्म में आने के लिए यहाँ पर इस रो में देखो, पहली रो में कोई जीरो नहीं है, सेकंड में एक जीरो है, तो थर्ड में 3 जीरो है, ज्यादा है, तो फिर इसमें भी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जीरो करने की कोशिश करेंगे सेकंड रो की हेल्प से।
017 यहां पर मैं क्या करूंगा, R4 में चेंज करूंगा, R4 माइनस के कर दूंगा 3 इंटू R2। करिए, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो। अब ध्यान से देखिए यहां पर रैंक कितनी आई। अगर पूरे की बात करें हम तो दो रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं, पहली और दूसरी। तो इसका मतलब हुआ रैंक ऑफ जो ए बी आई वो 2 आ गई है, और रैंक ऑफ ए कितनी आ गई, तो ए तुम जानते हो, लास्ट का कॉलम छोड़ दीजिए तो ये जो बच जाएगा वो ए का होगा, तो वो भी इचेलन फॉर्म में है, उसकी रैंक भी 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ जो ए बी है वो सेम आ गई है, वो 2 आ गई है। यही हमारा के होता है, और इससे ही चलता है पता हमें कि जो हमें कंस्टेंट दिए गए हैं या इक्वेशन दी गई हैं वे सारे कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं। तो यहाँ पे कंसिस्ट शब्द भी आता है कभी कभी, जो है कि बताइए कंस्टेंट कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसका मतलब रैंक निकालनी होती है, रैंक सेम आनी चाहिए ए की भी और ए बी की। इसका मतलब है गिवन कंस्टेंट आर कंसिस्टेंट, गिवन कंस्टेंट आर कंसिस्टेंट। ठीक, लेकिन हमें तो रिडंड देखने थे कि रिडंड कितने हैं इन कंस्टेंट के अंदर से। तो अब यहां पे लिखेंगे रिडंड कंस्टेंट इक्वल टू एम माइनस के। एम कितना तक, 2 4 थे, 4 4 4 4 था, और के कितने आए, 2, तो 2 इसके अंदर रिडंड है। अब चेक भी कर लीजिए, ये तो वैसे भी चल रहा है पता हमें, ऊपर से देखो, यहां पे देखो, जो पहला वाला कंस्टेंट है और दूसरा कंस्टेंट, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तभी तो इन दोनों की जो फर्स्ट और सेकंड रो थी तभी तो वो नॉन जीरो बनी। देखो यहां पर 1 1 0 1, ये नॉन जीरो रो इसलिए तो आई। ए मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स देखो ध्यान से, जी 1 1 0 1, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है तभी तो नॉन जीरो बनी। और ये बाद वाली जीरो हो गई, तो बाद में जीरो क्यों हो गई, इनकी हेल्प से होगी ना, इन दोनों की हेल्प से। तो इसका मतलब ये नीचे वाली इन पर डिपेंड थी तभी तो जीरो हो गई है। तो ये आपस में डिपेंड थी इन ऊपर वाली पर। तो इसमें केवल 2 ही इक्वेशन ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हमें 2 इक्वेशन तो जरूर चाहिए इनको सोल्व करने के लिए, और बाकी 2 बचेंगे वो हमारे लिए बेकार है। देखो ऊपर निगाह डालो कौन कौन सी बेकार है। यहां पे देखो जो मैं थर्ड बनाई है, जो थर्ड वाली बनाई है, वो थर्ड जो बनाई है वो फर्स्ट से बनाई है मैंने, ये वाली फर्स्ट से बनाई है, 1 वाली मैं किससे मल्टीप्लाई करके 2 से, और जो ये फोर्थ बनाई है ये मैंने सेकंड से बनाई है, सेकंड में किसके मल्टीप्लाई करके, 3 की मल्टीप्लाई करके। तो यदि ये इक्वेशन तुम्हें ना भी दी जाए ये दोनों, और केवल ये सोल्व करने की दी जाए, तो भी वही सोल्यूशन आएगा जो इन चारों से आएगा। तो इसमें 2 जो इक्वेशन नीचे वाली ये कहलाएंगे अनावश्यक या रिडंडेंट, इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि बताइए भाई कितने इक्वेशन इसके अंदर रिडंडेंट है, तो कुछ नहीं करना होता, नंबर ऑफ कंस्टेंट चेक करिए कितने हैं, m है, रैंक देख लीजिए कितनी है, और m माइनस के कर लीजिए, तो उतने ही रिडंडेंट कंस्टेंट चल जाएंगे पता तुम्हें। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें इतना ही बताना था बस। ओके, थैंक यू।